नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। आज हम सभी यूजीसी नेट का जो पेपर हुआ था 2020 नवंबर का, उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसी का सॉल्व पेपर लेकर हम यहाँ आए हैं। एक एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे ढंग से, एक एक बिंदु को ध्यान में रखते हुए हम समझेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से। और इससे पहले हम 2021 नवंबर का पेपर सॉल्व करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे डिस्कशन बॉक्स में लिंक है नीचे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक जो भी आपको सिलेबस में लगे हुए हैं एनटीए यूजीसी नेट के, अगर आपको पढ़ना है आप हमारे चैनल पे जा करके वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारे वीडियोज पड़े हैं और आप उन्हें पढ़ सकते हैं। फिलहाल अभी हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं एक एक प्रश्न को विस्तार से। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। विकल्प हैं संस्कृत, प्राकृत, तुर्की या फिर अंग्रेजी। तो अगर हम देखेंगे तो आर्य भाषाओं में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो आर्य भाषाओं में जो भाषा हमारी शामिल नहीं है वह है तुर्की। तुर्की भाषा हमारी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, जबकि संस्कृत, प्राकृत और अंग्रेजी ये सारी भाषाएं आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। तुर्की भाषा जो है मुख्य रूप से आधुनिक तुर्की और साइप्रस की प्रमुख भाषा है। यह तुर्क भाषा परिवार की सबसे व्यापक भाषा के तौर पर जानी जाती है। तो इस तरह से यह हमारे आर्य भाषा परिवार से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ तीसरा विकल्प। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं। विकल्प है पीला, झटपट, घुड़सवार, घुड़साल या फिर पंकज। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, तो चलिए हम देखते हैं। जो इसमें शब्द है पीला, पीला शब्द जो है वह रूढ़ शब्द है, यौगिक नहीं है। जो शब्द रूढ़ियों या परंपरा से प्रयोग होते होते किसी वस्तु विशेष के लिए निश्चित हो गए हैं और जिनके खंडों का, टुकड़ों का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, वही रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे दिया है पीला, अगर हम इसके खंड करेंगे पी प्लस ला तो इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। देखिए अगर हम इसके खंड कर रहे हैं तो कोई इसका सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। इसीलिए जो शब्द रूढ़ियों या परंपराओं से प्रयोग में होते चले आए, किसी वस्तु विशेष के लिए निश्चित हो गए, लेकिन अगर हम उनको खंडों में करें, टुकड़ों में करें तो कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, वह शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और जो ये परंपरा से ही पीले रंग के लिए ये पीला शब्द प्रयोग होता चला आया, इसलिए वो पीला शब्द रूढ़ कहलाएगा। इसके अलावा अगर हम घुड़, ये देखिए यहाँ पे घुड़साल है, घुड़साल शब्द को अगर हम टुकड़ों में करेंगे तो घुड़साल, घुड़साल जो शब्द है वो देखिए घुड़ और साल दो शब्दों से मिलके बना है, तो इसका एक सार्थक अर्थ निकलता है। इसके साथ ही अगर हम देखेंगे झटपट, झट और पट, यहाँ पे पंकज, पंकज भी यहाँ पे हम देखेंगे, पंकज शब्द जो है वो योग रूढ़ अर्थ है, योग रूढ़ अर्थ बताता है, जो कि एक विशेष अर्थ मतलब कमल, पंकज, पंकज का अर्थ क्या होगा, कमल, यह एक योग रूढ़ अर्थ बताता है। इसके अलावा ये जो घुड़साल और जो झटपट है वो हमारे यौगिक शब्द हैं। तो चलिए आगे, पीला जो है वो हमारा रूढ़ शब्द है। तो चलिए आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न अपना। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है, तो विकल्प है दाग, औरत, नीलम या फिर फीस। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह है पहला दाग। दाग शब्द जो है वो फारसी है और बाकी सारे जो शब्द हैं वो फारसी के नहीं हैं। फारसी शब्दों में अगर हम और देखें तो जैसे गिरफ्तार, आराम, दरोगा, जहर, खूबसूरत, काश, आवारा, ये सारे जो शब्द हैं वो
फारसी शब्द हैं। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न है हमारा, नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असह्य है। उपरोक्त कथन किस लेखक ने किस लेखक के बारे में कहा है? तो विकल्प है हमारे कि आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए कहा, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के लिए कहा, या फिर नंदुलारे वाजपेयी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए कहा, या फिर अगला विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए ये शब्द प्रयोग किया है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प निकलेगा वह है चौथा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए ये शब्द बोला है कि नया लेखक उनसे डरता है और पुराना घबराता है। और यह जो कथन है इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी का, यह उनकी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका नामक इनका जो आलोचनात्मक ग्रंथ है उसमें इन्होंने ये बात कही है। फिलहाल चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंचविडाल में शामिल नहीं है? तो विकल्प है आलस्य, हिंसा, चिकित्सा और अहंकार। तो इनमें से कौन सा सही विकल्प है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पंचविडाल में इन्होंने क्या क्या चीज़ें शामिल की थी? तो पंचविडाल में इनके अनुसार आलस्य है और हिंसा भी है, आलस्य भी है, चिकित्सा भी है और एक है काम, और इसके अलावा एक है मोह। तो यहाँ पे हमारा क्या नहीं है? यहाँ पे हमारा विकल्प सही होगा चौथा, अहंकार इसमें शामिल नहीं है। आलस्य, हिंसा, चिकित्सा, काम और मोह को पंचविडाल में शामिल किया गया है, अहंकार को नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक का है? तो विकल्प है श्याम सुंदर दास, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर रामविलास शर्मा। तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प सत्य होगा वो हमारा विकल्प सत्य है दूसरा। यह जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इन्होंने अपने पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के प्रकरण फर्स्ट में ये बात कही है। इसमें अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग कर पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया है। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी या फिर अपभ्रंश कहा है, और शुक्ल जी ने प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। तो इनका ये जो कथन है वो आदिकाल के प्रकरण फर्स्ट में है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में। फिलहाल चलिए यहाँ पे हमारा विकल्प सही है दूसरा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये थोड़ा सा छोटा कर लें। 7-8 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभूत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपर्युक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थी? सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना देता। साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपर्युक्त बातें किस आलोचक ने कही है? तो विकल्प है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, या फिर राम शंकर शुक्ल रसाल। तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प सही होगा, यह जो कथन कहा है हम सभी जान रहे हैं ये बहुत ही चिरपरिचित, यहाँ पे तो हमें समझ में नहीं आया होगा कि ये किसका कथन है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ से ये कथन एकदम से समझ में आ गया होगा कि ये कथन किसका है। तो यह कथन है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इन्होंने
अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में यह बात कही है। और चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कृष्ण का ब्रज संप्रदाय, सॉरी ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, उल्टा हो गया, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपरोक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। तो विकल्प है हमारे मिश्र बंधु ने, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर रामकुमार वर्मा ने। तो हम सभी जानते हैं कि ये जो काल विभाजन का एक पार्ट है, एक जो नाम है, ये किसका है? ये है हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपना इनका जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इनका ग्रंथ है, बहुत ही चिर प्रसिद्ध ग्रंथ इनका जो है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी। उसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 अध्यायों में विभाजित किया है, जिसमें से आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। सभी जानते हैं, पहला अध्याय है चारण काल, दूसरा अध्याय है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा अध्याय है मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता, चौथा अध्याय है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। तो यहाँ पे चौथे अध्याय का ही नामकरण पूछा गया है। इसके अलावा पांचवा अध्याय है मुगल दरबार, छठा है तुलसीदास, सातवां है रीति काव्य, आठवां है तुलसीदास के परवर्ती कवि, नौवां है 18वीं शताब्दी। इसके बाद है कंपनी के शासक में हिंदुस्तान, उसके उपरांत अंतिम है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ये जो है नामकरण, ये चौथा नामकरण है। तो चलिए फिलहाल आगे हम देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसको गाथा या साहित्य की प्राकृति में किसने रूपांतरित किया। विकल्प दिया है वररुचि ने, या फिर देवसेन ने, या फिर पुष्यदंत ने, या फिर माइल्य धवल ने। तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प सत्य होगा वो किया है माइल्य धवल ने। माइल्य धवल ने इसको प्राकृत में रूपांतरित किया है। जो ये ग्रंथ है दब्ब सहावपयास, यह जैन ग्रंथकार देवसेन की रचना है। देवसेन की रचना है। यह रचना दोहा शैली में थी, जिसका प्राकृत भाषा में रूपांतरण माइल्य धवल ने किया है। और देवसेन जो हैं वो 10वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। अगर हम देवसेन की अन्य रचनाओं में देखें तो श्रावकाचार्य है, श्रावकाचार इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा लघु नयन चक्र है, और एक है दर्शन सार भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है? विकल्प हैं भाग्यवती में, परीक्षा गुरु में, नूतन ब्रह्मचारी में, या फिर श्यामा स्वप्न में। तो सही विकल्प है हमारा, हम सभी जान रहे हैं, परीक्षा गुरु में। यह जो पात्र है वो किस उपन्यास का है? परीक्षा गुरु उपन्यास का। अगर आपने ये उपन्यास नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में हिंदी उपन्यास के नाम से प्लेलिस्ट, पूरे सारे उपन्यास वहाँ पे पढ़ाए गए हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हमारा विकल्प सही होता है दूसरा, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में लिखा गया लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचा गया उपन्यास है, जिसमें मुख्य पात्र लाला मदन मोहन है और इसका एक मित्र है जिसका नाम है ब्रज किशोर। और इसने मदन मोहन जो होता है एक व्यापारी होता है, इसी के ही गलत रास्ते पे चलने और वहाँ सुधार होने की कथा कही गई है। फिलहाल चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है? विकल्प दिया है विश्वामित्र, मत्स्यगंधा, राधा, या फिर नारद की वीणा। तो यहाँ पे हमारा जो सही विकल्प होगा वह है
नारद की बीड़ा, चौथा विकल्प हमारा सत्य है। नारद की जो बीड़ा है वह उदय शंकर भट्ट का नहीं है, बल्कि यह जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र का यह नाटक है। और अगर हम इसके समय की बात करें तो इसका समय है 1946 ईस्वी। 1946 ईस्वी इसका समय है। बाकी तीनों ही जो नाटक हैं वो उदय शंकर भट्ट के हैं। अगर हम बात करें तो विश्वामित्र की, तो विश्वामित्र का समय है 1938 ईस्वी। अगर हम बात करें मत्स्यगंधा की, तो मत्स्यगंधा का समय है 1937 ईस्वी। तो इस तरह अगर उदय शंकर भट्ट जो हैं ये नाटक और एकांकी के क्षेत्र में एक अग्रणी लेखक के रूप में हम जाने जाते हैं। इनके अन्य अगर नाटकों की हम बात करें तो विद्रोहिणी अम्बा, मुक्तिपथ, विजय, सगर, विक्रमादित्य, आज का आदमी, अशोक वन बंदिनी आदि हैं। चलिए आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न अपना। अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी निबंध करुणा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है। क्या निर्धारित किया है? तो यहाँ पे कुछ बिंदु दिए गए हैं, जैसे करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। दूसरा है करुणा पात्र अथवा विषय के दुख मात्र से उत्पन्न होता है। अगला है करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। अगला है करुणा का आलंबन विषय करुणा करने वाले के प्रति कृतज्ञ होता है। तो यहाँ पे बताना है कि इसमें शुक्ल जी का मंतव्य कौन सा नहीं है। तो विकल्प है ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी। तो यहाँ पे जो हमारा पहला कथन है करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है, तो यह इन्होंने अपने जो है जो इनका ग्रंथ है, इनका जो निबंध है करुणा, उसमें इन्होंने ये बात कही हुई है, अतः ये इनका मंतव्य है। दूसरा कथन हम देखते हैं करुणा पात्र अथवा विषय के दुख मात्र से उत्पन्न होता है, यह भी इन्होंने कहा हुआ है। इसके अलावा इनका जो कथन और है कि करुणा का आलंबन विषय करुणा करने वाले आश्रय के प्रति कृतज्ञ होता है, यह भी सही है, क्योंकि यह भी इनके इस निबंध में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो है कथन कि करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, यह गलत है, यह इनका मंतव्य नहीं है बल्कि। तो चलिए आगे देखते हैं हम, इसमें हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? तो तीसरा सी। अगला प्रश्न हम अपना देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल वयः संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? विकल्प है हमारे शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र, पर्दे की रानी या फिर जयवर्धन। तो हम सभी जानते हैं इसमें हमारा कौन सा विकल्प सत्य होगा, तो यह विकल्प सही है, पहला शेखर एक जीवनी। चलिए आगे देखते हैं। जितने भी हिंदी उपन्यास लगे हैं, अगर आपको वो सभी उपन्यास पढ़ने हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ हिंदी उपन्यास के नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी है, वहाँ आप सारे हिंदी उपन्यास को पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से उपन्यास के बारे में पूछा गया है। मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं हैं, कौन? विकल्प है प्रशांत और कालीचरण, श्रीधर और सरस्वती, कमली और सुमृत दास, हरगौरी सिंह और मंगला देवी। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें पूछा है कि पात्र नहीं है, तो हम सभी जानते हैं प्रशांत मुख्य पात्र के रूप में दिखता है, कमला और कमली, कमला इसे ही कमली कहते हैं, ये भी है। इसके अलावा हरगौरी सिंह और मंगला देवी भी विद्यमान हैं, सुमृत दास भी है और कालीचरण भी है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प है दूसरा श्रीधर और सरस्वती। श्रीधर और सरस्वती मैला आंचल के पात्र नहीं है। मैला आंचल हम सभी जानते हैं 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह एक आंचलिक उपन्यास है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया। इसमें मेरीगंज गांव की विस्तृत कथा कही गई है। ऐसी कथा कही गई कि यहाँ पे अंचल ही नायक बन गया है। मुख्य उद्देश्य
उस अंचल की समस्याओं को प्रकाशित करना रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। विस्तृत तौर पे अगर यह उपन्यास पढ़ना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। फिलहाल अगला प्रश्न हम देखेंगे। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को आने जाने अनजाने झेल रहा है। तो एक कथन दिया है, पूछा है कि किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में ये कथन बोला है। विकल्प है भीष्म साहनी, अगला है शिव प्रसाद सिंह, या फिर राजेंद्र यादव, या फिर कमलेश्वर। तो यह कथन किसका है नई कहानी के संदर्भ में? तो ये जो कथन कहा है वह कहा है कमलेश्वर ने। कमलेश्वर ने ये कहानी कही। ये कहानी के संदर्भ में इनका ये कथन माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम नई कहानी के प्रमुख लेखकों की बात करें तो इसमें हमारे राजेंद्र यादव आएंगे, निर्मल वर्मा आएंगे, कमलेश्वर, मोहन राकेश, भीष्म साहनी, मनु भंडारी, रमेश बख्शी, उषा प्रेमबदा इत्यादि लेखक आते हैं। चलिए हम आगे अगला प्रश्न अपना देखते हैं। फिलहाल आगे हमारा प्रश्न है, शक्ति ही कवित्व बीज रूपः संस्करण विशेषः, अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में उक्त उद्धरण किस आचार्य का है? तो यहाँ पे विकल्प है हमारे आचार्य कुंतक, या फिर पंडित राज जगन्नाथ, या फिर आचार्य मम्मट, या फिर आचार्य दंडी। तो इसमें हमारा जो सही विकल्प माना जाएगा वह है आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट का ही यह कथन है। प्रतिभा के विषय में इन्होंने अपना यह मत दिया है। मम्मट जो है प्रतिभा को शक्ति का नाम देते हैं और ये प्रतिभा को ही काव्य का बीज मानते हैं। काव्य का बीज इन्होंने ही माना है। इसके अलावा मम्मट ने शक्ति, निपुणता और अभ्यास को काव्य हेतु स्वीकार किया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? तो इसमें है दंडी, या फिर धनंजय, या फिर रुद्रट, या फिर अभिनव गुप्त। तो दंडी ने रसों की संख्या 8 मानी है, जिसमें श्रृंगार रस है, हास्य रस है, करुण रस है, रौद्र है, वीर है, भयानक है, विभत्स है और अद्भुत है। इन 8 रसों को ही दंडी ने माना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कथन है, I.A. रिचर्ड्स की प्रसिद्ध कृति का नाम द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नहीं। दूसरा देखते हैं, I.A. रिचर्ड्स का आलोचनात्मक लेखन कार्य 19वीं सदी के अंत तक समाप्त हो गया। अगला है, रिचर्ड्स जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्यशास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। अगला है, रिचर्ड्स का एक सिद्धांत मूल्य सिद्धांत है जिसका मनोविज्ञान से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सही हमारा यहाँ तीसरा कथन होगा कि रिचर्ड्स जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्यशास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। तो यह कथन यहाँ पे सत्य माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से है? तो विकल्प है जॉर्ज लुकाच, इजरा पाउंड, डेनियल वेल, जॉक डेरिडा। तो बिंबवाद का जो संबंध है हम सभी जान रहे हैं वो इजरा पाउंड से है। बिंबवाद 20वीं सदी की आंग्ल अमेरिका कविता का एक आंदोलन था, ठीक है, जिसमें बिंब अर्थात इमेजरी की परिशुद्धता, स्पष्टता और तेज भाषा को महत्वपूर्ण माना गया था।
बिंबवाद पर एजरा पाउंड का एक कथन भी है कि ऐसी कविता जिसमें चित्रकला और शिल्पकला मानव संवाद के लिए एकत्र हुए हों। बिंबवाद को कभी कभी विकास की निरंतर या सतत अवधि के बजाय रचनात्मक क्षणों के एक सिलसिले के रूप में देखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये तो बात हो गई बिंबवाद के संदर्भ में। आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। विकल्प है सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष, जनजातियों के विस्थापन का त्रास, सत्ता के प्रति मोह, जल जंगल जमीन पर अधिकार। तो यहाँ पे मूल स्थापना क्या नहीं है? सत्ता के प्रति मोह। सत्ता के प्रति मोह आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। बाकी केंद्र में इसके क्या है? जल जंगल और जमीन की चिंता ही इनका केंद्र है। बाकी सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष भी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब सी खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। उस समय असमय प्रौढ़ हुई दुर्बल संतानों की रोगिणी पीली माता में कौन सी विवस्था, कौन सी रुला देने वाली करुणा ना मिले। उपरोक्त कथन किस लेखिका का है? विकल्प देख लेते हैं। रमणिका गुप्ता, या फिर मनु भंडारी, या फिर प्रभा खेतान, या फिर महादेवी वर्मा। तो यह जो कथन है वह महादेवी वर्मा ने अपने जो इनकी रचना है श्रृंखला की कड़ियाँ, जिसका समय है 1942 ईस्वी, उसमें इन्होंने अपना यह कथन दिया हुआ है जो कि स्त्री विमर्श से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। क्या नहीं है? सतीत्व ही स्त्रीत्व है, स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता, सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति, परिवार संस्था का जनतांत्रिकरण। तो यहाँ पे पहला जो है सतीत्व ही स्त्रीत्व है, यह स्थापना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी? पहला, श्रम की गरिमा, दूसरा, वर्गहीन समाज की स्थापना, तीसरा, शोषण विहीन समाज की रचना, या फिर क्रांति में हिंसा का प्रयोग। तो जिससे असहमति थी वह थी क्रांति में हिंसा का प्रयोग। इससे मार्क्सवादी दर्शन के इस पक्ष से भीमराव अंबेडकर सहमत नहीं थे, वे हमेशा इसके विरोधी रहे हैं। चलिए देख लेते हैं आगे। बाकी इन्होंने मार्क्सवादी दर्शन में श्रम की गरिमा और वर्गहीन समाज की स्थापना और शोषण विहीन समाज की स्थापना का समर्थन किया, किंतु इसका इन्होंने विरोध किया है हमेशा। चलिए आगे देखते हैं। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्णवृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट किया है? विकल्प है साकेत, या फिर सांध्याटन, या फिर कमायनी, या फिर प्रिय प्रवास। तो यह जो कथन कहा गया है वह प्रिय प्रवास के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने कहा है। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। एक तरह से यह एक विरह काव्य है जो कृष्ण काव्य की परंपरा से होते हुए भी उससे भिन्न हमें दिखाई पड़ता है। इस पुस्तक के लिए हरिऔध जी को मंगला प्रसाद पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? तो विकल्प है चांद का मुंह टेढ़ा है, शुद्ध कविता की खोज, काठ का सपना, या फिर कमायनी एक पुनर्विचार। तो यहाँ पे जो मुक्तिबोध की रचना नहीं है वह है शुद्ध कविता की खोज। शुद्ध कविता की खोज मुक्तिबोध की नहीं है बल्कि रामधारी सिंह दिनकर। यह जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। यह दिनकर की रचना है। बाकी चांद का मुंह टेढ़ा है, काठ का सपना,
कामायनी एक पुनर्विचार, ये सभी मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगर हम दिनकर की कुछ और रचनाओं की बात करें तो कुरुक्षेत्र है, इसके अलावा रश्मिरथी है, उर्वशी है, हुंकार है, संस्कृत के 4 अध्याय है और परशुराम की प्रतीक्षा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? 4 आदमियों का, 5 आदमियों का, 2 आदमियों का या फिर 3 आदमियों का? विकल्प हमारा जो सही है वह है चौथा, 3 आदमियों का इन्होंने जिक्र किया है। कौन? पहला है एक आदमी जो रोटी बेलता है, अर्थात जो रोटी के जुगाड़ में बहुत ही कठिन मेहनत करता है रोटी के जुगाड़ में। दूसरा है जो रोटी खाता है और तीसरा आदमी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है बल्कि वह रोटी से खेलता है। कवि इस तीसरे आदमी की पहचान करने के लिए प्रश्न करता है कि ये तीसरा आदमी कौन है। तो अगर हम देखें तो उनके कविता में व्यंग्य तौर पे यह बताया गया कि यह तीसरा आदमी कोई और नहीं, सत्ताधारी, पूंजीपति या फिर अफसरशाही लोग ही हैं जो आम आदमियों की मेहनत पर ऐशो आराम करते हैं। इसके अलावा इनका जो ये कविता है रोटी और संसद, ये जो कविता है इनका कल सुनना मुझे जिसका समय है 1976 नामक काव्य संग्रह में संकलित है। रोटी और संसद कल सुनना मुझे काव्य संग्रह में संकलित इनकी सबसे छोटी कविता मानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है, कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। उपर्युक्त कथन किस रचना की भूमिका में उद्धृत है? प्रिय प्रवास की या फिर भारत भारती की या फिर रश्मिरथी की या फिर कुरुक्षेत्र की? तो यहाँ पे हमारा जो सही विकल्प माना जाएगा वह है, सही विकल्प है रश्मिरथी। रश्मिरथी की भूमिका में यह पंक्ति कही गई है। यह दिनकर की रचना है और इसका समय अगर हम देखें तो 1952 ईस्वी। यह एक खंड काव्य है। रश्मिरथी एक खंड काव्य है जो कि 7 सर्गों में विभाजित है। कितने सर्गों में? 7 सर्ग में विभाजित है और इसमें कर्ण का जो चरित्र है वह बहुत ही सजीव ढंग से दिनकर जी ने प्रस्तुत किया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तेरा मेरा मनुआ कैसे इक होई रे, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। उपर्युक्त पंक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मंतव्य सही नहीं है? यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कौन सा मंतव्य सही नहीं है? यहाँ पे विकल्प दिए हैं। विकल्प है अनुभव को महत्व, या फिर बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा, या फिर लोक ज्ञान की महत्ता, या फिर सहज बात को सहजता से कहना। तो यहाँ पे जो ये पंक्ति है कि तेरा मेरा मनुआ कैसे इक होई रे, मैं कहता हूँ आँखिन देखी और तू कहता है कागज लेखी। तो ये जो पंक्ति है यह बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा, यहाँ पे हमारा विकल्प सही होगा, बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा के संदर्भ में सही नहीं है। यह कबीरदास की पंक्ति है, कबीरदास की ये पंक्ति है और इसमें कबीरदास ने ग्रंथ में लिखे हुए किताबों और ग्रंथों में लिखी हुई बातों से ज़्यादा इन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव को महत्व दिया है। जो लोग सिर्फ कागज लेखी या किताब ज्ञान की बातों पे महत्व देते थे उनकी अपेक्षा इन्होंने अपने प्रत्यक्ष महत्व पर या फिर लोक ज्ञान के महत्व पर ज़्यादा बात की है। ये इन्होंने सहज बात को सहजता से कहना स्वीकारा है। ये कहते हैं कि मैं ग्रंथों
और किताबों में लिखी बातों से ज़्यादा महत्व जो आँख से हमने देखा है, जो अपने अनुभव से हमने ज्ञात किया है, उस पे करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हम अपना देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है? विकल्प है बिहारी, दूसरा है विद्यापति, या फिर दसखान, या फिर मलुकदास। तो इन्होंने, हम सभी जानते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी पंक्ति है और बहुत ही ज़्यादा चर्चित भी है। यह इन्होंने विद्यापति के संदर्भ में यह अपनी पंक्ति कही है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। तो यह इनके सिंगारिकता के को लेकर इन्होंने यह चीज़ कही हुई है विद्यापति के संदर्भ में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है। हम सभी जान रहे हैं कौन सा उपन्यास है। फिलहाल विकल्प देखते हैं, 1 इंच मुस्कान, या फिर अनुगूंज, या फिर आपका बंटी, या फिर बेघर। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है हमारा वह है आपका बंटी। यह हमारे सिलेबस में भी लगाया गया है और यह मन्नू भंडारी का लिखा गया उपन्यास है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी उपन्यास के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें हमने इसे पढ़ाया हुआ है। बेघर जो है वो 1971 में लिखा गया और यह ममता कालिया की रचना है। अनुगूंज जो है वो 2006 में गीतांजलि श्री द्वारा लिखी गई। इसके अलावा 1 इंच मुस्कान जो है वो मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव ने दोनों ने लिखा 1963 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लक्ष्मी दासीन निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है? यहाँ पे हम अपने विकल्पों को अगर हम देखें, विकल्पों को देखेंगे, विकल्प है मैला आंचल, या फिर परती परिकथा, या फिर जुलूस, या फिर कितने चौराहे। तो लक्ष्मी दासीन हम सभी जानते हैं किस उपन्यास से संबंधित है, तो मैला आंचल। मैला आंचल 1954 ईस्वी में फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया एक आंचलिक उपन्यास है। जिसके अन्य पात्रों की बात करें तो लक्ष्मी, कमला, फुलिया, मंगला देवी, डॉक्टर ममता श्रीवास्तव इत्यादि आते हैं। मेरीगंज नामक अंचल की कहानी है, वहाँ की समस्याओं को उठाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था? होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था? हमने ये बताया है, अभी 2-3 दिन पहले हमने ये बात बताई है। ये चीज़ हमने गोदान के संदर्भ में एक वीडियो अपलोड है 13 उपन्यासों के संदर्भ में, वहाँ पे आप जाकर देखेंगे। तो यहाँ पे 3 गांवों का उल्लेख है, एक बेल्लारी का, सेमरी का और सोनारी का। तो होरी जो होता है वो कहाँ से संबंधित होता है? बेल्लारी से। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। देखिए कितना उपन्यासों से कितना प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे राग दरबारी उपन्यास के पात्रों को पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम विकल्प देखेंगे, विकल्प दिया है मदन मोहन और बाबू बैजनाथ, या फिर मास्टर मोतीराम और बाबू रामादीन, या फिर मास्टर शंभू दयाल और पंडित पुरुषोत्तम दास, या फिर काशी शाह और गंडा सिंह। तो यहाँ पे हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? अगर हम अपना सही विकल्प यहाँ पर देखें तो हमारा जो विकल्प सही है वह है मास्टर मोतीराम और बाबू रामादीन। ये जो पात्र हैं वो राग दरबारी से संबंध रखते हैं। राग दरबारी 1968 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है, श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया उपन्यास है। और इसके अगर अन्य पात्रों की बात करें तो इसमें जो अन्य पात्र हैं वह है रंगनाथ हैं
और रुक्मन बाबू हैं, मोतीराम है, सनीचर है, बेला है, लंगड़ है, जोगनाथ हैं, राधे लाल हैं, बद्री पहलवान हैं, खन्ना मास्टर हैं, वैद्य जी हैं। तो चलिए इसमें अगला हम अपना प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी। विकल्प है उसने कहा था, या फिर सिक्का बदल गया, या फिर परिंदे, या फिर अमृतसर आ गया है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प जो है वह है उसने कहा था। उसने कहा था पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध इनकी कहानी है। 1913 ईस्वी में यह कहानी लिखी गई और यह प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद ही लिखी गई है। इसमें युद्ध से इस कहानी में प्रेम से ज़्यादा अधिक तो युद्धों का वर्णन है। और अगर हम इसके पात्रों की बात करें तो लहना सिंह, इसके अलावा सूबेदारनी, वजीरा सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह, ये सभी इसके पात्र हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव प्रवृत्तियों और मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक है। कौन सा है? विशाख, कामना, सज्जन या फिर प्रायश्चित। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा कामना। इनका जो नाटक है उसमें मानव प्रवृत्तियों या फिर मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि की गई है। यह नाटक 1927 ईस्वी में लिखा गया। इसके अगर हम पात्रों को देखें तो संतोष, विनोद, विवेक, विलास, दंभ, दुर्वृत्त। और स्त्री पात्रों में देखें तो शांति, कामना, लीला, लालसा, करुणा, महत्वाकांक्षा इत्यादि हैं। यह नाटक 3 अंक इस नाटक में 3 अंक हैं। 3 अंक हैं और 12 दृश्य हैं। 22 दृश्य हैं और 3 अंक हैं। कामना नाटक की हम बात कर रहे हैं जिसका समय है 1927 ईस्वी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न हम। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में यह बात कही? तो विकल्प है सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली या फिर राजयोग। तो इसमें इन्होंने कहा है तो सन्यासी नाटक में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। इस नाटक की सन्यासी नाटक की भूमिका में इन्होंने यह बात कही है। सन्यासी नाटक के अलावा अगर हम देखें तो इनके जो अन्य नाटक हैं मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली और राजयोग। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्त्री का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये संवाद अंश किस नाटक का है? लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, ध्रुव स्वामिनी या फिर स्कंदगुप्त। तो यह लहरों के राजहंस से कहा गया है। लहरों का राजहंस अगर इसका हम समय देखें तो है 1963 ईस्वी। ये जो नाटक है वह मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक है और इसका आधार इसमें जो कथा का आधार है वो अश्वघोष की प्रसिद्ध महाकाव्य सौंदर्यानंद नंदन से ली गई है। इसको आधार बनाया गया है और यह जो कथन है वह इस नाटक की पात्र सुंदरी, एक पात्र है सुंदरी, उसका कथन है जो कि नंद की पत्नी होती है, जो कि बहुत ही सुंदर है
और अपनी सुंदरता के कारण ही वो राजकुमार नंद को अपने संकेतों पर चलने के लिए विवश कर देती है, तो वही वह बात वो बोलती है। चलिए आगे देखते हैं। अभिजात्य वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण निम्नलिखित में से किस नाटक की विषय वस्तु है? तो अगर हम इस प्रश्न का विकल्प देखें तो कैद, या फिर अलग अलग रास्ते, या फिर अंजो दीदी, या फिर उड़ान। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है अंजो दीदी। अच्छा, अंजो दीदी नामक कहानी का यह मुख्य कह सकते हैं विषय वस्तु है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंजो दीदी जो है वो 1954 ईस्वी में लिखा गया उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है। इसके पात्र में है अंजलि, धीरज, श्रीपति, इंद्र नारायण। इसमें मुख्य पात्र जो है अनुशासन प्रिय अंजलि, अंजो दीदी है, जो चाहती है कि जीवन अनुशासित हमेशा रहे, तो वही दिखाने का इसमें प्रयास किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो यह इनका श्रृंखला का पहला भाग है, हम सभी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक हैं तो कौन है? तो विष्णुचंद्र शर्मा। विष्णुचंद्र शर्मा मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं। यह जीवनी विधा की रचना है और इसका समय जो है 1984। जीवनी विधा की रचना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कही हुई है? पहला है, केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। दूसरा है, उनमें वह हृदयता और भावुकता भी ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। अगला है, वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। या फिर अपनी रचनाओं में उन्होंने संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया है। तो सही उत्तर का चयन करना है। हम सभी जानते हैं कि शुक्ल जी ने कहा हुआ है कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। ये पंक्ति बिल्कुल सत्य है। उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए, यह भी उन्होंने कहा हुआ है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और कौशल की धाक जमाना चाहते थे। तो ये तीनों ही सत्य है, जबकि ये वाला असत्य है। इन्होंने प्रयोग किया हुआ है, परहेज नहीं किया है, बल्कि इन्होंने संस्कृत निष्ठ क्लिष्ट भाषाओं का, उसकी उक्तियों का प्रयोग किया। इसी वजह से तो इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही विकल्प हो जाएगा पहला, ए, बी और सी। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं? तो विकल्प है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह हमें कूट में बताना है। इसका ये कूट है कि इसमें कौन सा विकल्प सत्य है। तो इसमें जो सही विकल्प है वह होगा दूसरा, ए और बी। ए और बी जो है वह सत्य है। अर्थात यहाँ पे हम देखेंगे कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, और ये वाला ए और बी यहाँ पे सत्य है। यह 343 के संदर्भ में कहा गया है। इसके अलावा राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे, यह 344 के अंतर्गत कहा गया है। और उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी, यह 348 के अंतर्गत कहा गया है। बाकी ये दोनों जो है वो 343 के अंतर्गत कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों के मुख्य स्वर हैं, कौन कौन से हैं? स्वतंत्रोत्तर नए भावबोध का विकास,
या फिर प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता, या फिर सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना, या फिर पश्चिमी बौद्धिकता का प्राधान्य। सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प सत्य है इसमें? तो सत्य विकल्प है दूसरा, बी और सी। ये दोनों ही इनके नाटकों के मुख्य स्वर माने जाते हैं। इनके नाटकों की बात करें तो स्वर्णविहीन, रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध, शिव साधना जैसे नाटक महत्वपूर्ण हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है कौन सा? परिशिष्ट, या फिर चक्रव्यूह, या फिर अपने अपने चेहरे, या फिर धूप छाही रंग। इनमें से सही विकल्प का चयन करना है, ए और सी, या फिर बी और डी, या फिर सी और डी, या फिर ए और बी। तो हमारा विकल्प सही है पहला, ए और बी। परिशिष्ट और चक्रव्यूह ये दोनों जो उपन्यास हैं वो विश्वविद्यालय परिसर पर आधारित हैं। परिशिष्ट गिरिराज किशोर द्वारा रचा गया उपन्यास है। यह गिरिराज किशोर द्वारा रचा गया उपन्यास है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थान IIT कानपुर से संबंधित कथा कही गई है। इसमें दिखाया गया कि किस प्रकार अनुसूचित जाति के छात्रों को अपने पिछड़ेपन के कारण अनेक त्रासदीपूर्ण स्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो यह एक तरह से छात्र जीवन पर आधारित यथार्थपूर्ण उपन्यास है। किसकी बारे में हम बात किए? परिशिष्ट के बारे में। इसके बाद अगर हम चक्रव्यूह की बात करें तो चक्रव्यूह श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा रचा गया है। इसमें भी विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकता को उजागर किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम अपना देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि हैं कौन हैं? स्वामी अग्रदास, या फिर नाभादास, या फिर हृदयराम, स्वामी हरिदास, कृपाराम। इसमें कूट में हमें बताना है कि कौन कौन राम भक्ति शाखा से संबंध रखते हैं। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो हम सभी जानते हैं कि राम भक्ति शाखा से जो संबंध रखने वाले हैं स्वामी अग्रदास हैं, नाभादास हैं एवं हृदयराम, ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अग्रदास का समय अगर हम देखें तो 16वीं सदी है। 16वीं सदी है। अग्रदास जो हैं वो राम भक्ति परंपरा में रसिक संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की है। किस संप्रदाय की? रसिक संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। और इनकी रचनाओं की बात करें तो ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, पदावली। इसके अलावा नाभादास की बात करें तो नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल का सूत्रपात किया है एवं ये 1570 से 1650 इनका समय काल है। और इनकी रचनाओं की बात करें तो भक्तमाल और अष्टयाम भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। चलिए हृदयराम जो हैं वो 17वीं शताब्दी से संबंध रखते हैं और ये एक राम भक्त हैं। अपनी रचनाएं इन्होंने भगवान राम को समर्पित की है। और इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है हनुमन्य नाटक इनकी प्रमुख रचना है जिसका समय है 1623 ईस्वी। तो इस तरह हमारा विकल्प सही हो जाएगा पहला, ए और बी और सी। चलिए आगे देखते हैं। स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। कुछ उपन्यास दिए हैं जैसे समय सरगम, एक जमीन अपनी, एक चितड़ा सुख, मुझे चांद चाहिए। सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर विकल्प में बताना है हमें कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे हमारा सही विकल्प है तीसरा, बी और डी, एक जमीन अपनी और मुझे चांद चाहिए। एक जमीन अपनी 1990 ईस्वी में चित्रा मुदगल द्वारा लिखा गया उपन्यास है। मॉडलिंग जैसे अछूते विषय को लेकर हिंदी का पहला उपन्यास ये माना जाता है। इस पे इन्होंने लिखा हुआ है। समकालीन महानगरीय जीवन के जो विविध आयाम हैं एवं नारी अस्मिता की सटीक ढंग से प्रस्तुतिकरण इस उपन्यास में हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा मुझे चांद चाहिए, यह सुरेंद्र वर्मा का लिखा गया उपन्यास है जिसका समय है 1993 ईस्वी। और यह उपन्यास स्त्री पात्र वर्षा वशिष्ठ के संघर्षों, उसकी सफलताओं और उसके आकर्षणों की कहानी है। चलिए अगला हम देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में दंत्य वर्ण है डा, ढ, दा या धा। सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें हमारा सही उत्तर है सी और डी, दा और धा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है जुगलबंदी, ओस के बूंद, लोग या फिर झरोखे। उस सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर हमारा है कौन सा? तो जुगलबंदी और लोग, ये दोनों गिरिराज किशोर द्वारा रचा गया उपन्यास है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? दूसरा। जुगलबंदी जो है वो दूसरे विश्व युद्ध से लेकर आज़ादी तक के समय को समेटा हुआ है। इसमें आज़ादी के तेवर भी हैं तो गुलामी की मानसिकता भी दिखाई गई है। और लोग जो है वो गिरिराज किशोर का एक चर्चित उपन्यास है, यह भी। और चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है हताश एवं आत्मपरक नायकों की, अकेलेपन एवं अलगाव की, प्रतिशोध और विद्रोह की, राष्ट्रीय चेतना की। विकल्पों के माध्यम से बताना है कि कौन कौन सा कूट है यहाँ पे, कूट द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह है दूसरा, ए और बी। हताश और आत्मपरक नायकों की, अकेलेपन और अलगाव की। निर्मल वर्मा जो हैं वो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। इन्होंने अपनी कहानियों में संवेदना, प्रेम, अकेलापन, पारिवारिक टूटन इत्यादि जो रूप हैं इत्यादि चीज़ों को लेकर इन्होंने अपनी कहानियाँ रची हैं। इनकी कहानी है परिंदे, कहानियों की बात करें परिंदे है। इसके अलावा जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कत्वे और काला पानी, सूखा और अन्य कहानियाँ इनकी कुछ कहानियाँ हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रस के संबंध में कहा गया है, क्या कहा गया है? रस को अलौकिक आनंद कहा गया है। रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रस के अलौकिकत्व का समर्थन किया है। और भरत मुनि ने रस निष्पत्ति संबंधी सिद्धांत अपने पूर्व नाटककार भास से ग्रहण किया है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो हमें कूट के माध्यम से बताना है। तो इसमें जो हमारा पहला और दूसरा, ए और बी सत्य है। रस के संदर्भ में कि रस को अलौकिक आनंद कहा गया है और लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं कौन कौन सी हैं? रसवाद, मार्क्सवाद, कलावाद या फिर संरचनावाद। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे इनकी प्रतिकूल जो अवधारणाएं हैं वो है रसवाद और मार्क्सवाद, अर्थात ए और बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, रूपवाद अंग्रेजी के फॉर्मलिज्म का हिंदी पर्याय है। इसका प्रादुर्भाव रूस से हुआ, इसीलिए इसे रूसी रूपवाद भी कहा जाता है। रूपवाद के बारे में अगर बात करें तो रूपवाद एक प्रकार का कलावादी आंदोलन है जो कि 20वीं सदी के दूसरे दशक में शुरू हुआ। इसने सर्वाधिक जोर जो है वो भाषा पर दिया है। इसने भाषा पे सर्वाधिक बल दिया। रूसी रूपवाद के प्रवर्तकों के रूप में अगर हम देखें तो बोरिस एकेनबाम, विक्टर सेफेलोवस्की, रोमन जैकोब्सन और बोरिस। इसके अलावा चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं। कुछ पुस्तक दी हुई हैं, देख लेते हैं। आलोचना के मान, प्रेमचंद और उनका युग, परंपरा का मूल्यांकन या फिर नई कविता। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें रामविलास शर्मा की जो पुस्तकें हैं वो है प्रेमचंद और उनका युग, इसके अलावा परंपरा का मूल्यांकन। ये दोनों रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं, अर्थात बी और सी। पहला विकल्प यहाँ पे सत्य हो जाएगा। पहला विकल्प यहाँ पे सत्य हो जाएगा, बी और सी। बी और सी पहला विकल्प सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न, दिनकर काव्य की विशेषताएं कौन सी हैं? तो विशेषताएं दी हुई हैं, जातिवादी व्यवस्था का विरोध, सपाट बयानी, युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध, व्यक्ति स्वातंत्र की प्रतिष्ठा। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे हमारा जो सत्य कथन होगा, सत्य होगा वह क्या होगा? जाति व्यवस्था का विरोध इनकी विशेषता रही है और युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध
दिनकर काव्य की विशेषता के रूप में हम देख सकते हैं। तो हमारा ए और सी हमारा सही है, तो विकल्प हमारा सही हो जाएगा दूसरा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। कुछ रचनाएं दी गई हैं। स्वर्णधूल, हिमकिरीटिनी, विष्णुप्रिया, हिमतरंगिनी। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो कूट यहाँ पे हमारा जो सत्य होगा वह इनकी सही रचना है हिमकिरीटिनी और हिमतरंगिनी। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, तो बी और डी। इसके अलावा अन्य अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो युगचरण, समर्पण, माता और इसके अलावा पुष्प की अभिलाषा इनकी एक प्रमुख कविता मानी जाती है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से अज्ञेय के काव्य हैं? तो दिया गया है भग्नदूत, आत्मा की आंखें, आत्मकथा के विरुद्ध या फिर चिंता। सही उत्तर का चयन करना है कूट के माध्यम से। तो हमारा जो कूट सत्य होगा वो है भग्नदूत और चिंता, ए और डी, अर्थात दूसरा विकल्प हमारा सत्य है। तो भग्नदूत का अगर हम समय देखें तो 1933 ईस्वी है। वहाँ पर चिंता जो है 1942 ईस्वी। इसके अलावा इनकी रचना है इत्यलम, जिसका समय है 1946 ईस्वी। इसके अलावा हरी घास पर छड़ भर, जिसका समय है 1949 ईस्वी। बावरा अहेरी 1954 ईस्वी। इसके अलावा इंद्रधनुष रौंदे हुए ये 1957 ईस्वी। इसके अलावा अरि ओ करुणा प्रभामय 1959 ईस्वी। आंगन के द्वार पर 1961 ईस्वी। और कितनी नाव में कितनी बार 1967 ईस्वी। तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं अज्ञेय की। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं? तो देखते हैं। करुणामय को भाता है तम के पर्दे में आना। दूसरी है मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। अगली है मेरी आँखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे। आगे है गा कोकिल बरसा पावक कण नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। तो कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे हमारा जो सही विकल्प होगा वह इनका पंक्ति है मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। इसके अलावा मेरी आँखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे। ये इनकी कविताएं रही हैं। और तो इस तरह हमारा विकल्प सही हो जाएगा बी और सी, दूसरा विकल्प सत्य है। अगर हम इनकी काव्य जो कृतियां हैं उनकी बात करें तो झरना 1918, आंसू, झरना है 1918 में, आंसू है 1925 में, लहर का समय है 1933, कमायनी 1935। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं तारा जयदेव, रणवीर देवव्रत, सोमराज रावत या फिर रुक्मन बाबू और शनिचर। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। झूठा सच हम सभी जान रहे हैं कौन होगा, तारा है। पहला आप सभी जान रहे हैं तारा आएगी, तारा है और सोमराज भी है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा कूट सही हो जाएगा, तारा, जयदेव, सोमराज और रावत। तो हमारा ए और सी अर्थात पहला विकल्प सत्य है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है धरती धन्ना अपना, यथा प्रस्तावित, किस्सा गुलाम, मुट्ठी भर कांकर। कूट के माध्यम से सही उत्तर बताना है। तो धरती धन्ना अपना, इसके अलावा मुट्ठी भर कांकर इनकी रचना है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए और डी अर्थात दूसरा। धरती धन्ना अपना इन्होंने 1972 ईस्वी में लिखा, जो कि हमारे सिलेबस में भी लगाया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। हिंदी उपन्यास नामक प्लेलिस्ट है। यह पंजाब के दोआब क्षेत्र के दलितों की कहानी है, जिसके मुख्य पात्र हैं काली और ज्ञानो।
काली और ज्ञानो। इसके अलावा मुट्ठी भर कांकर जो है उसका समय है 1976 ईस्वी, और इसमें विभाजन के तुरंत बाद की दिल्ली के बदलते हुए स्थिति जो थी उसको दिखाया गया है। तो ये सारी चीज़ों का यहाँ पे चित्रण किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा गाए गए अथवा प्रस्तुत किए गए गीत कौन कौन से हैं। तो कुछ गीत दिए गए हैं जो देवसेना द्वारा गाए गए, वो कौन से हैं। तो भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप, पहला है। दूसरा है माझी साहस है खेलोगे, जर्जर तरी भरी पथिकों से झड़ में क्या खोलोगे। अगला है उमड़ कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चय अंचल डोर। अगला है शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणीय या किसका मधुर प्रकाश। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें देवसेना द्वारा जो गीत प्रस्तुत किए गए हैं वह है पहला, भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप। इसके अलावा शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणीय किसका मधुर प्रकाश। तो हमारा सही विकल्प है ए और डी। यह स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना ने बोला है। स्कंदगुप्त का समय है 1928, जयशंकर प्रसाद की रचना है और हमारे सिलेबस में भी लगाई गई है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हिंदी नाटक के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी है चैनल पे, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की निम्नलिखित मौलिक नाट्य रचनाओं में कौन से प्रहसन हैं। तो है इसमें दिया गया है कुछ विकल्प, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, नील देवी, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ हमारा कौन सा कूट सही होगा। मौलिक रचनाओं में इनके वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति और अंधेर नगरी ये दोनों प्रहसन हैं। तो इस तरह हमारा विकल्प सही हो जाएगा चौथा, ए और सी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, शरद जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह है जीप पर सवार इल्लियाँ, विष कन्या, यत्र तत्र सर्वत्र, आड़ू का पेड़। कूट के माध्यम से सही उत्तर बताना है। तो ए और बी, ए और सी, बी और सी या फिर सी और डी। तो यहाँ पे हमारा सही विकल्प जो होगा जीप पर सवार इल्लियाँ और यत्र तत्र सर्वत्र, ये दोनों शरद जोशी का निबंध संग्रह है। तो हमारा विकल्प सही है दूसरा। जीप पर सवार इल्लियाँ का समय है 1971 ईस्वी और यत्र तत्र सर्वत्र का समय है 2000। चलिए इनकी अगर अन्य निबंध संग्रहों की बात करें तो जीप पर सवार इल्लियाँ, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे हमारे और राह किनारे बैठ, तिलिस्म, दूसरी सतह और अंतिम है यत्र तत्र सर्वत्र। चलिए अगला देखते हैं। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह है, दिया गया है तुलसीदास चंदन घिसे, अपनी अपनी बीमारी, बबूल और कैक्टस, एक भोर जुगनू की। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो हरिशंकर परसाई का जो निबंध संग्रह है पहला तुलसीदास चंदन घिसे और अपनी अपनी बीमारी, यह इनका निबंध संग्रह है। अगर इनके निबंध संग्रह की बात करें, पगडंडियों का जमाना 1966 ईस्वी, शिकायत मुझे भी है 1970 ईस्वी, निठल्ले की डायरी, इसके अलावा मेरी व्यंग रचनाएं, सदाचार का तबीज 1969 ईस्वी, तब की बात और थी, पाखंड का अध्यात्म 1998 ईस्वी, ये इनके कुछ निबंध संग्रह हैं। हरिशंकर परसाई श्रेष्ठ व्यंग्यकारों में से एक माने जाते हैं जिन्होंने समाज, राजनीति, धर्म इत्यादि पर करारे व्यंग किए हुए हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से। नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तकें हैं कहानी, नई कहानी, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, इतिहास और आलोचना, भक्ति काव्य और लोक जीवन। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें सही विकल्प हमारा आएगा
वो कौन सा आएगा? नामवर सिंह की जो रचना है वह है कहानी नई कहानी, जिसका समय है 1965 ईस्वी, और इतिहास और आलोचना, जिसका समय है 1957 ईस्वी। इनकी अगर हम अन्य रचनाओं की बात करें तो हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952 ईस्वी, छायावाद 1955 ईस्वी, इतिहास और आलोचना 1957 ईस्वी, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1962 ईस्वी, कहानी नई कहानी 1965 ईस्वी, कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी, दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी, नए प्रतिमान 1968, हाँ ये तो हो गया। दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी, वाद विवाद संवाद 1999, और आलोचक के मुख से 2005। तो ये क्रम से हैं, आप इन्हें रोक के वीडियो फिर से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम विकल्प हाँ नहीं बताया हमने, पहला और तीसरा, अर्थात चौथा विकल्प सत्य है ये, ए और सी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी रचनाएं वर्ष 1936 में प्रकाशित हुई थी? कामायनी, गुंजन, राम की शक्ति पूजा, पल्लव। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो 1936 में प्रकाशित हुई थी, तो हमें बताना है हमारा जो कूट सही होगा वो दूसरा, सी और डी। राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा जो है वो उसका प्रकाशन 1936 ईस्वी है। और अगर हम गुंजन का प्रकाशन देखें, एक मिनट, अगर हम राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन 1936 ईस्वी है, गुंजन का जो प्रकाशन है वो 1932 ईस्वी है, पल्लव का है 1926 ईस्वी, हाँ कामायनी का भी 1936 ईस्वी। कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है, और राम की शक्ति पूजा जो है वो निराला जी की रचना है। तो ये दोनों जो है उसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। तो हमारा ए और सी, ए और सी, यहाँ पे हमारा विकल्प थोड़ा सा गड़बड़ है, ए और सी, ए और सी होगा, इसमें बना लीजिए ए और सी, कोई भी, ए और सी हमारा सत्य है। आप सभी ये जानते रहिए, ए और सी सत्य है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये गुंजन और पल्लव जो है वो पंत की रचना है। चलिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं? देखते हैं। कबीर के अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। अगला है, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। अगला है, खुसरो धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए है। कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें जो सही विकल्प होगा, इन्होंने कहा था कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। इसके साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। जबकि खुसरो धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए है। यह कथन सही नहीं है, क्योंकि शुक्ल जी ने अमीर खुसरो को कभी भी धर्मोपदेशक नहीं माना है। उन्होंने कबीर को धर्मोपदेशक माना है, खुसरो को नहीं। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए, बी, सी, अर्थात पहला वाला। चलिए अगला प्रश्न है, मिलान करना है। बोली वर्ग हैं और उनसे संबद्ध बोलियां हैं, तो हम सभी मिलान करेंगे।
पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? तो पश्चिमी हिंदी की जो बोली है वो बुंदेली है। पूर्वी हिंदी की बोली है, पश्चिमी हिंदी की अगर हम और बोलियों की बात करें तो कौन सी है? खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। कन्नौजी, हरियाणवी या बांगरू ब्रजभाषा, खड़ी बोली ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू और कन्नौजी। इसके अलावा बुंदेली, ये पश्चिमी हिंदी से संबंधित हैं। पूर्वी हिंदी से संबंधित है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों पूर्वी हिंदी से संबंधित हैं। बिहारी हिंदी की बात करें तो बिहारी हिंदी से मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी। इसके अलावा राजस्थानी से मेवाती, जयपुरी, मारवाड़ी और मालवी। मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी या ढूंढाड़ी जिसे कहते हैं। तो इस तरह से हमारा विकल्प कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? दूसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कवि हैं, उनकी रचनाओं के साथ हमें सुमेलित करना है। तो चिंतामणि त्रिपाठी की जो रचना है वो कौन सी है? तो चिंतामणि त्रिपाठी की जो रचना है वह है काव्य प्रकाश। भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। देव की जो रचना है वो है रसविलास। और लाल कवि की रचना है छत्र प्रकाश। तो इस तरह हमारा विकल्प सही हो जाएगा दूसरा। पात्रों को उनसे संबद्ध कहानियों के साथ हमें सुमेलित करना है। तो पात्र दिया है विशंभर। विशंभर जो पात्र है वह संबंधित है आहुति कहानी से। आहुति कहानी जो है 1930 ईस्वी में लिखी गई। यह मुंशी प्रेमचंद की कहानी है और इसके अन्य पात्र हैं आनंद, विशंभर और रुक्मणी। रणजीत जो है वो मिसपाल कहानी से संबंधित है। यह कहानी मोहन राकेश द्वारा लिखी गई। जो अकेलेपन में जीवन जीने की पात्र एक है मिसपाल, उसी पर लिखा गया है। तरन जो है वह माया दर्पण कहानी से संबंधित है। यह कहानी 1973 ईस्वी में लिखी गई निर्मल वर्मा द्वारा। निर्मल वर्मा ने यह कहानी दीवान साहब के झूठे सामंती आदर्शों के नीचे अकेली पड़ती जा रही जिंदगी और अतीत के प्रति जो बाप बेटी के प्रति पनपते अलगाव को रेखांकित किया है। इसमें तरन, दीवान साहब और इंजीनियर आदि कुछ पात्र हैं। नवल किशोर दुलाई वाली से संबंधित है। यह कहानी 1907 ईस्वी में लिखी गई और राजेंद्र बाला घोष द्वारा रची गई है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है। एक मनोरंजन प्रधान कहानी है। इसके पात्र हैं वंशीधर, जानकी देई, नवल किशोर और आदि बहुत सारे हैं। तो इसमें हमारा विकल्प सही होगा चौथा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ निबंध संग्रह हैं जिनको उनके लेखकों के साथ संबद्ध करना है। आस्था और सौंदर्य जो निबंध है वह रामविलास शर्मा का निबंध है। इनके अन्य निबंध हैं प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 ईस्वी, प्रगति और परंपरा 1948। आस्था और सौंदर्य का अगर हम समय देखें तो उसका समय है 1956 ईस्वी। अगला है अनुसंधान और आलोचना। यह नगेंद्र का निबंध संग्रह है। निबंध के अन्य निबंध संग्रह हैं आस्था के चरण, विचार और अनुभूति, विचार और विवेचना, विचार और विश्लेषण, अनुसंधान और आलोचना, चेतना के बिंब। ये सभी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए इन्हें हमने यहाँ पे लाया है। आचरण की सभ्यता अध्यापक पूर्ण सिंह का है। इनके कुल 6 निबंध हैं। सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त कवि
मस्त योगी, वाल्ट हिटमैन, कन्यादान और पवित्रता। वाद विवाद संवाद नामवर सिंह द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह है। इसके अलावा बकलम खुद 1951, वाद विवाद संवाद 1989, संस्कृति और सौंदर्य इनके कुछ निबंध संग्रह हैं। तो इस तरह हमारा जो विकल्प सही होगा वह है पहला। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे भी कवि दिए हैं, उनके कविता संग्रह दिए गए हैं जिसके साथ में हमें सुमेलित करना है। रघुवीर सहाय का कविता संग्रह है। रघुवीर सहाय की कविता संग्रह है आत्महत्या के विरुद्ध। आत्महत्या के विरुद्ध 1967 ईस्वी में लिखा गया। इनके अन्य काव्य कृतियों को अगर हम देखें, सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते और चिट्ठियाँ। केदारनाथ सिंह की कविता संग्रह है जमीन पक रही है 1980, जमीन पक रही है। इसके अलावा इनकी अन्य हैं अभी बिल्कुल अभी, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ, तालस्ताय और साइकिल। कुंवर नारायण का है आत्मजयी 1965। इनकी अन्य काव्य संग्रह देखेंगे चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, आमने सामने, दूसरा कोई नहीं, इन दिनों, ना सीमाएं ना दूरियां। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है काठ की घंटियां। और इनकी जो है कविता संग्रह वह है काठ की घंटियां। इस तरह हमारा जो विकल्प सही होगा वह है चौथा विकल्प। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फिर से सूचियां हैं और उन्हें सुमेलित करना है। आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका है वह किससे संबंधित है? तो वह प्रेम घन से संबंधित है। उसके संपादक रहे प्रेम घन। यह जुलाई 1981 में मिर्जापुर से प्रकाशित हुई थी। समालोचक जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी से संबंधित है। समालोचक द्विवेदी युगीन पत्रिका है और यह 1902 में जयपुर से प्रकाशित हुई थी। भारतेंदु राधाचरण गोस्वामी इसके संपादक हैं। यह भारतेंदु युगीन पत्रिका है। 1884 में यह वृंदावन से प्रकाशित हुई थी। सार सुधा निधि सदानंद मिश्र की द्वारा संपादित हुई। यह भारतीय युगीन पत्रिका है जो 13 अप्रैल 1879 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो चलिए इस तरह हमारा विकल्प इसमें कौन सा सत्य हो जाएगा? तो हमारा जो विकल्प सही होगा वो तीसरा। चलिए अगला प्रश्न हम अपना देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पात्रों को उनके संबंध उपन्यासों से सुमेलित करना है। महंत रामदास हैं, उनका संबंध है मैला आंचल से। मुराद अली तमस, कंचन झूठा सच और कैलाशनाथ मैला आंचल। ये महंत रामदास जो हैं वो मैला आंचल से संबंधित हैं। यहाँ पे कैलाशनाथ मानस के हंस, मुराद अली तमस और कंचन झूठा सच। इस तरह हमारा जो विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा वो पहला। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, फिर से सुमेलित करना है पात्रों को कहानियों के साथ में। कालिंदी चरण जो हैं वो संबंध है इनका पत्नी कहानी से। मालती इनका संबंध है गैग्रीन कहानी से। सामनाथ चीफ की दावत, सुबोध जिंदगी और गुलाब। तो ये कहानी जो है पत्नी ये जैनेन्द्र कुमार की है और गैग्रीन अज्ञेय की कहानी है। चीफ की दावत भीष्म साहनी की और ये जो चीफ की दावत भीष्म साहनी और जिंदगी और गुलाब जो है वो प्रियम वदा की कहानी है।
चलिए इसमें हम देख लें सही विकल्प कौन सा है, पहला। आगे देखते हैं, लोक नाट्य शैलियों को उनके प्रदेशों के साथ सुमेलित करना है। सांग जो है वो संबंध रखता है हरियाणा, यह हरियाणा का लोक नाट्य रूप है। सांग का अर्थ होता है स्वांग, स्वांग जो कि नाट्य शास्त्र के एक रूपक का पर्याय है, ये हरियाणा से संबंध रखता है। नौटंकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। माच जो है वो मालवा मध्य प्रदेश का प्रमुख लोक नाट्य है। और नाचा छत्तीसगढ़ का लोक नाट्य है। यह विवाह और खुशी, अन्य जो खुशी और के अवसर होते हैं उस पर किया जाता है। तो इसमें विकल्प हमारा सही है, पहला। आगे देखेंगे तो यहाँ पे भी पहली सूची का दूसरी सूची से मिलान करना है। रम्य कल्पना किसकी अवधारणा रही है, तो रम्य कल्पना जो है कॉलरिज की रही है। मूल्य सिद्धांत रिचर्ड्स से संबंधित है। इलियट ने परंपरा की अवधारणा दी और उत्तर आधुनिकतावाद रोला बार्थ से संबंधित है। इस तरह हमारा जो विकल्प सही होगा वो तीसरा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित करना है। प्राचीन संस्कृत, सौर सेनी, लौकिक संस्कृत, पश्चिमी हिंदी। तो सर्वप्रथम आएगा प्राचीन संस्कृत, उसके उपरांत लौकिक संस्कृत, उसके उपरांत सौर सेनी, उसके उपरांत पश्चिमी हिंदी, अर्थात पहला सत्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम हमें लगाना है। कला का जोखिम, ठेले पर हिमालय, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं और गंधमादन। कूट के माध्यम से उत्तर देना है। तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं जो है इसका हम समय देख लेते हैं। इसका समय है 1954। गंधमादन का समय है 1972। ठेले पर हिमालय इसका समय है 1958। 1958 ठेले पर हिमालय का समय है। और कला का जोखिम 1981। तो इस तरह से अगर हम क्रम से लगाएं तो पहला प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, दूसरा कला का जोखिम सी ए, नहीं पहला आएगा सी, ये वाला सत्य है, ठेले पर हिमालय। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, फिर ठेले पर हिमालय, उसके उपरांत गंधमादन, उसके उपरांत कला का जोखिम। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह है। और ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का है। गंधमादन कुबेरनाथ राय का है। और कला का जोखिम निर्मल वर्मा का निबंध संग्रह है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवधारणाओं का कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताना है। यथार्थवाद, विखंडनवाद, उत्तर आधुनिकतावाद और उत्तर संरचनावाद। तो कूट के माध्यम से हमें यहाँ पे भी उत्तर देना है। तो कूट के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो हमारा कौन सा सही होगा। सर्वप्रथम यथार्थवाद का समय देखें तो 19वीं शताब्दी है। यथार्थवाद के बाद उत्तर आधुनिकतावाद का समय है 20वीं शताब्दी उत्तरार्ध का दूसरे भाग है। विखंडनवाद 20वीं शताब्दी के सबसे अंत में आया है। 20वीं शताब्दी का अंत है ये एक तरह से। उत्तर संरचनावाद 20वीं शताब्दी के मध्य में। तो यथार्थवाद सबसे पहले आया, उसके उपरांत उत्तर संरचनावाद, उसके उपरांत उत्तर आधुनिकतावाद, उसके उपरांत विखंडनवाद। तो हमारा जो क्रम होगा वो होगा, कौन सा विकल्प यहाँ पे सत्य माना जाएगा, सी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम है। नदी की बांक पर छाया, कितनी नावों में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा चुनता हूँ, इत्तलम।
कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो नदी की बांक पर छाया, इसका समय है 1981। कितनी नाव में कितनी बार, इसका समय है 1967। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, इसका समय है 1973। इत्तलम का समय है 1946। तो सही उत्तर क्या होगा आप सभी देख लीजिए। इत्तलम, उसके उपरांत कितनी नाव में कितनी बार, उसके उपरांत पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, उसके उपरांत नदी की बांक पर छाया। ये सभी अज्ञेय जी का कविता संग्रह है। इसके अलावा भग्नदूत, चिंता, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभामय, इनके अन्य भी कविता संग्रह रहे हैं। तो विकल्प यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पे मानस का हंस है, खंजन नयन है, पीढ़ियाँ है और सुहाग के नुपुर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे मानस का हंस का जो समय है वह है 1972। पीढ़ियाँ का समय है 1983। खंजन नयन का समय है 1981। सुहाग के नुपुर का समय है 1960। तो अगर हम देखें तो हमारा सुहाग के नुपुर, उसके उपरांत मानस का हंस, उसके उपरांत खंजन नयन, उसके उपरांत पीढ़ियाँ, ये सभी उपन्यास जो हैं अमृतलाल नागर के हैं। हमारा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा डी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। एक और द्रोणाचार्य, भूख आग है, बकरी, देहांतर। तो यहाँ पे एक और द्रोणाचार्य का समय है 1977। बकरी का समय है 1974। देहांतर का समय है 1987। भूख आग है 1998। तो यहाँ पे हमारा सही होगा बकरी, उसके उपरांत एक और द्रोणाचार्य, उसके उपरांत देहांतर, उसके उपरांत भूख आग है। तो यहाँ हमारा विकल्प सही हो जाएगा पहला। ये सभी जो नाटक हैं अगर हम देखें तो बकरी जो है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। एक और द्रोणाचार्य जो है वो शंकर शेष का नाटक है। देहांतर जो है वो नंद किशोर आचार्य का नाटक है। भूख आग है यह कृष्ण बलदेव वैद्य का नाटक है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही क्रम है। आदि अंत और आरंभ, शिरीष की याद आई, रेती के फूल और त्रिशंकु। तो अगर हम समय देखें आदि अंत और आरंभ का तो यह है 2001। शिरीष की याद आई 1995। रेती के फूल 1954। त्रिशंकु 1945। त्रिशंकु जो है वो अज्ञेय द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह है। तो इसमें हम अगर देखें तो हमारा जो क्रम सही होगा पहला त्रिशंकु, उसके उपरांत रेती के फूल, उसके उपरांत शिरीष की याद आई, उसके उपरांत आदि अंत और आरंभ। त्रिशंकु जो है वो अज्ञेय का निबंध संग्रह है। रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है। शिरीष की याद आई विद्यानिवास मिश्र का संग्रह है एवं आदि अंत और आरंभ जो है वो निर्मल वर्मा का लिखा गया निबंध संग्रह है। इस तरह यहाँ पे हमारा विकल्प सही हो जाएगा चौथा। अगला प्रश्न देखेंगे,
निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं के को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में लगाना है। तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में लगाना है। इसमें कूट नहीं है, कूट रुकिए हम मिला दे रहे हैं। इसमें कूट लगाया जाएगा। पहले प्रश्न देख ले रहे हैं, अपने आप पता चल जाएगा सही अनुक्रम क्या है। तो अगर हम देखें जूठन, इसमें दिया है जूठन। जूठन का जो समय है वो है 1997। शिकंजे का दर्द, इसका समय है 2012। मुर्दहिया 2012 और अपने अपने पिंजरे 1995। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पहले नंबर पे आएगा हमारा अपने अपने पिंजरे, उसके उपरांत जूठन, उसके उपरांत मुर्दहिया, उसके उपरांत शिकंजे का दर्द। और अपने 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 पिंजरे जो है वो मोहनदास नेमिसराय की आत्मकथा है। ये सभी दलित आत्मकथाएं हैं। ये मोहनदास नेमिसराय की है। जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। मुर्दहिया जो है वह तुलसीराम की आत्मकथा है। शिकंजे का दर्द जो है वह सुशीला टाक मौर्य का लिखा गया आत्मकथा है। तो इस तरह हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी, ए, सी एंड बी, ये कूट सत्य है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी समीक्षकों की निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दिया है रामविलास शर्मा और उनकी रचना है भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, रांगेय राघव, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, मुक्तिबोध, कमायनी एक पुनर्विचार, शिव कुमार मिश्र, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास तथा सिद्धांत। कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा सत्य है। सही अनुक्रम में लगाना है व्यवस्थित रूप से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा विकल्प जो सही होगा वह है चौथा। रांगेय राघव का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1954। मुक्तिबोध की कमायनी जो है कमायनी एक विचार 1961। उसके उपरांत शिव कुमार मिश्र की जो रचना है उसका समय है 1973। उसके उपरांत रामविलास की रचना का समय है 1975। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म वर्ष के आधार पर व्यवस्थित करना है। मतीराम, बिहारी, देव और जसवंत सिंह। तो मतीराम का जो समय है वह है 1604 से 1701। बिहारी का जो समय है 1595 से 1663। जसवंत सिंह का जो समय है वह है 1629 से 1678। और देव का जो समय है वह है 1673 से 1767। तो पहले हमारे आएंगे बिहारी, उसके उपरांत मतीराम, उसके उपरांत जसवंत सिंह और अंतिम में देव। विकल्प सत्य है चौथा। चलिए यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, उन्हें बताना है। स्थापना दी गई है, तर्क और स्थापना के माध्यम से कौन सत्य है कौन असत्य है। इसमें स्थापना है, संचारी भावों के उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिक में रस निष्पन्न होता है। तर्क है, भरत के रससूत्र के व्याख्याकारों ने इसी तथ्य को अलग अलग तर्कों से पुष्ट किया है। इसमें हमें बताना है सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर हमें चुनना है कि कौन सा सही होगा। तो इसमें जो विकल्प सही है वो दूसरा। इसमें जो पहला कथन है, संचारी भावों के उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिक में रस निष्पन्न होता है, यह गलत है, क्योंकि
स्थायी भाव उचित अवसरों को देखकर उसके अनुकूल, उचित जब अवसर होते हैं उसके अनुकूल, तो उस समय वो जागृत होकर रस रूप में परिणित होता है। ठीक है। आगे भरत के रस सूत्र के व्याख्याकारों ने इसी तथ्य को अलग अलग तर्कों से पुष्ट किया है। तो यह भी गलत है, क्योंकि भरत के जो रस सूत्र के व्याख्याकार हैं उन्होंने विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संबंध में अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं, ना कि इस तरह से। चलिए अगला देखते हैं। फिर से कथन दिया है, स्थापना दी है और तर्क दिया है। स्थापना है, प्रेम निजी भाव है, साहित्य में उसका चित्रण असामाजिक हो जाता है। तर्क दिया है, क्योंकि प्रेम का चित्रण मांसल ही होता है, जिसके कारण उसमें अश्लीलता आ जाती है। तो हमें बताना है कि कौन सा सत्य है, कौन असत्य है। तो इसमें जो हमारा विकल्प सही है वो भी दोनों ही गलत हैं, क्योंकि प्रेम निजी भाव है, साहित्य में उसका चित्रण असामाजिक हो जाता है, यह गलत है। प्रेम का साहित्य में चित्रण करने से वह असामाजिक नहीं होता है, जबकि ये जो तर्क दिया है कि मांसल होता है और उससे अश्लीलता आ जाती है, ये भी बिल्कुल गलत है। जहाँ पे अगर हम देखें रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों के यहाँ स्थूल और मांसल सौंदर्य दर्शन हमें देखने को मिलता है, वहीं रीति मुक्त कवियों के यहाँ अगर हम देखेंगे सूक्ष्म एवं मनोरम चित्रण किया गया है सुंदरता का, सौंदर्य का, प्रेम का। तो ये कथन भी गलत है। इस तरह हमारा विकल्प सही होगा पहला। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दो कथन दिए हैं, इसमें भी हमें बताना है। पहला कथन है, समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। दूसरा कथन है, भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित रहा। हमें इन दोनों कथनों के आलोक में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, या फिर दोनों सत्य हैं या फिर दोनों ही असत्य हैं। तो इसमें हमारा जो विकल्प सही होगा, पहले पंक्ति देख लेते हैं। समर्पण सगुण भक्ति का मूल है, यह कथन बिल्कुल सत्य है, जबकि भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित रहा, ये गलत है। इस तरह हमारा पहला कथन सही है और दूसरा गलत है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे भी स्थापना और तर्क दी गई है और हमें बताना है कि कूट के माध्यम से उपर्युक्त उत्तर का चयन करना है, सर्वाधिक उपर्युक्त। स्थापना है, शास्त्रीय विधानों में लोकात्मकता का स्पष्ट झुकाव है। तर्क दिया है, इसीलिए अभिनव के धर्मीगत स्वभाव के अनुकूल लोकधर्मी और नाट्यधर्मी भेदों का शास्त्रीय विधान हुआ है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो विकल्प सही है वह है पहला, इसमें दोनों ही सत्य है। शास्त्रीय विधानों में लोकात्मकता का स्पष्ट झुकाव है, इसीलिए अभिनव में धर्मीगत स्वभाव के अनुकूल लोकधर्मी और नाट्यधर्मी भेदों का शास्त्रीय विधान हुआ, यह दोनों ही सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। यहाँ पे भी दो कथन दिए हैं और हमें बताना है दोनों सही है या दोनों गलत है या फिर दोनों में से कोई एक सही है। दलित लेखन स्थापित सांस्कृतिक व्यवस्था का विरोध कर सामाजिक समता का प्रस्ताव करता है। दूसरा है, दलित लेखन राम मनोहर लोहिया के समाजवादी वैचारिक दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित है। तो इसमें हमारा जो सही विकल्प है वो तीसरा सही होगा। दलित लेखन स्थापित सांस्कृतिक व्यवस्था का विरोध कर सामाजिक समता का प्रस्ताव करता है, यह बिल्कुल सत्य है, जबकि दलित लेखन राम मनोहर लोहिया के समाजवादी दर्शन से ही सर्वाधिक प्रभावी है, यह गलत है। क्योंकि दलित साहित्य जो है वो कठोर जीवन अनुभवों पर आधारित है, केवल इन्हीं पे ही अकेले नहीं है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, इसलिए तीसरा सही है। इस प्रकार यह जो पेपर था 2020 नवंबर का, वो हमने यहाँ पे सॉल्व किया। इसके अलावा जो और भी पेपर हैं 2018 में जो पेपर हुए और 2019 में जो पेपर हुए, हम उनको भी यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके उपरांत प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी और इस तरह से आपकी परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी। फिलहाल अब आज के लिए इतना ही, लेकर उपस्थित होते हैं एक और नया सॉल्व पेपर। तब तक के लिए धन्यवाद।